चले क्या? बस सुनो। लास्ट क्लास में मैंने क्या क्या बताया था? फिजिक्स चल रहा है। क्या है ये? फिजिक्स। लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट करने के बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें से हमने 2 तरीका सीखा था इलेक्ट्रिक चार्ज को क्या करने के लिए? पैदा करने के लिए। ठीक है ना बच्चे? बस अब ये लास्ट है, इसके बाद बताना पानी लास्ट। बस बैठो। किसके लिए चाहिए पानी? और दीदी के लिए चाहिए तो वहाँ एक बोतल रखा हुआ, फिर वो दे देना, पहले वो लेके चले जाना। खत्म हो जाएगा तो वहाँ बोतल है, मेरे से पूछ के फिर लेके जाना। इधर मत आना आप। सुनो बस देखो बच्चे, कृष्णा देखो इधर। मैंने बताया था क्लास में, लास्ट क्लास में, कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज पैदा कैसे होता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट करने के 1000 तरीके हैं, जिसमें से हमने 2 तरीका पढ़ा था। कौन सा? रगड़ दोगे तो इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाएगा, और दूसरा इंडक्शन। ठीक है ना? पढ़ा था रबिंग करके। जाड़े के दिन में रगड़ देते हैं तो क्या होता है? चार्ज जनरेट होता है, चुटर पुटर करता है कपड़ों में से। याद आया क्या? और दूसरा क्या? चार्ज बाय इंडक्शन, जिसमें 2 तरीका हमने पढ़ा था। क्लियर हुआ क्या? चार्ज जनरेट कैसे होता है? इलेक्ट्रॉन के लेने और इलेक्ट्रॉन के देने से। इलेक्ट्रॉन दे दिया तो पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन ले लिया तो नेगेटिव चार्ज। समझ आई क्या मेरी बात? उसके बाद मैंने क्या बताया था? बेसिक प्रॉपर्टी बताई थी। किसकी? इलेक्ट्रिक चार्ज की। इलेक्ट्रिक चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टी क्या थी? इलेक्ट्रिक चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टी 3 थी। पहला क्या था? एडिटिविटी। दूसरा क्या था? कंजर्वेशन। तीसरा क्या था? क्वांटाइजेशन। तो पहला एडिटिविटी फिर से आज स्टार्ट करने जा रहा हूं। क्लियर हुआ क्या मेरी बात? बोलो ना। ठीक है, तो पहला क्या है माय डियर लाल? एडिटिविटी। क्या है? चलो बस सुनना, बस चुपचाप बच्चे। नाम में ही छुपा है एडिटिविटी, मतलब ऐड करना है। क्या करना है? ऐड करना है। इट मींस कि अगर कोई कंटेनर है और उस कंटेनर में मान लो 5C 6C, सी पता है ना क्या है? ये कॉलम। क्या है ये? कॉलम। फिर यहां लिखा है -10 और फिर यहां लिखा है -7। तो टोटल चार्ज क्या होगा? सबको क्या करना है? प्लस कर देना है। क्या करना है? तो एडिटिविटी का फॉर्मूला, जितने भी चार्ज है सबको क्या कर दो? प्लस कर दो। ये है Q1, ये है Q2, ये है Q3, ये क्या? Q4। कैसे करेंगे? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। बोलो ना। ठीक। Q1 क्या है? 5। ये क्या होगा? 6। ये क्या होगा? -10। और ये क्या होगा? -7। 6 5 11। ये क्या होगा? -1। फिर -1 क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। -1 प्लस 7 और 1 क्या हो जाएगा? 8। माइनस का 8। नहीं समझ आया? पक्का? माइनस ये क्या है? 6 5 11। 6 5 11। 11 में से 10 गया 1। अब 1 प्लस, अच्छा ओ माइनस। ठीक 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 ठीक। माइनस ठीक। यहाँ पे क्या आएगा बच्चे? मैंने 6 आ जाएगा, माइनस का 6 आएगा। ठीक है क्या? तो एडिटिविटी का मतलब कि जितने भी चार्ज दिए गए हैं सबको क्या कर दो? प्लस कर दो। क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है स्केलर क्वांटिटी होती है, वेक्टर नहीं होता है, इसलिए हमें कोई लेना देना, डायरेक्शन से लेना देना नहीं है। सिंपल क्या कर दो? सबको प्लस कर दो। सिंपल क्या कर दो? ऐड। ये तो बेसिक है। क्लियर हुआ क्या? लिखवाया था मैंने एडिटिविटी के बारे में कि नहीं लिखवाया था? डेफिनेट। हाँ, तो हेडिंग पहला डालना एडिटिविटी। हेडिंग डालो माय डियर लाल, एडिटिविटी। हेडिंग प्लेस करो एडिटिविटी। लिखो, इट मीन्स दैट द टोटल चार्ज, इट मीन्स दैट द टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम, that the total charge of the system is the algebraic sum. System is the algebraic sum of all the individual charges, located at different point inside the system. Located at sum of all the individual charges, लोकेटेड। एनसीईआरटी में लिखा है, निकाल लो। बेसिक प्रॉपर्टी जहां पे लिखा है एडिटिविटी, कंजर्वेशन, क्वांटाइजेशन, वहीं से बोल रहा हूं मैं, एनसीईआरटी से। लोकेटेड एट डिफरेंट पॉइंट इनसाइड द सिस्टम, लोकेटेड एट डिफरेंट पॉइंट इनसाइड द आओ जरा यहां सिस्टम बना लो। देखो मैंने एक सिस्टम बनाया। ये क्या बना दिया मैंने? सिस्टम। ये कौन है? Q1। ये कौन है? Q2। ये कौन है? Q3। ये कौन है? Q4। तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा? तो Q टोटल लिख लेना यहाँ पे, TOTAL। टोटल क्या हो जाएगा?
Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q। समझ आई बात क्या? उतार लो। अगला हेडिंग प्लेस करा कंजर्वेशन। ठीक है, कोई डाउट किसी को? ठीक, अगला लिखो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का भैया तो पढ़ते चले आ रहे हो बचपन से कि चार्ज को कभी ना क्रिएट किया जा सकता और ना ही जनरेट किया जा सकता है, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। क्यों? इसके पीछे का रीजन क्या है जरा समझो। अब थोड़ा एक एक वक्तव्य हो जाए सबसे। क्या हेडिंग डाला? कंजर्वेशन ऑफ, उसी में आगे लिखना कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, उसी में लिखना लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज स्टेट दैट, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज स्टेट दैट, ठीक है, आओ जरा बता दो मैं। सोहा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज अभी बताया सभी ने कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है कि चार्ज को कभी जनरेट किया नहीं जा सकता और चार्ज को कभी डिस्ट्रॉय किया नहीं जा सकता। आओ मैं डिस्ट्रॉय कर रहा हूं चार्ज को, तुम उसको कोट करना कि क्या मैंने डिस्ट्रॉय किया है कि नहीं किया है, किया है तो कैसे किया, नहीं किया तो क्यों नहीं किया। मैंने पहले दिन बताया था कि ये रॉड है, क्या ये, और जैसे ही मैंने रॉड को रगड़ा तो फॉर एग्जांपल रॉड पे क्या आ गया, कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। अब मैंने बताया था कि यहाँ पेपर का टुकड़ा है, पहले ये न्यूट्रल था। कैसे था? न्यूट्रल था। इसका मतलब क्या, अगर इसके अंदर 10 पॉजिटिव है तो 10 नेगेटिव होगा। तो जैसे ही मैं इस रॉड को इस पेपर के टुकड़े के पास, इधर देखो बच्चे, इस रॉड को इस पेपर के टुकड़े के पास लेके जाऊंगा तो रॉड पॉजिटिव चार्ज है तो ये पेपर का टुकड़ा सारा नेगेटिव चार्ज अपना यहाँ लेके आएगा। क्यों? क्योंकि इसको अट्रैक्ट होना इससे। समझ आई क्या मेरी बात? और अपना पॉजिटिव चार्ज इस कोने पे शिफ्ट करा देगा। याद आया बचपन के दिनों में हम जो स्केल से रगड़ते, स्केल को बाल पे रगड़ देते थे और पेपर को टच करते थे। फॉर एग्जांपल अगर स्केल को रगड़ा, स्केल पे पॉजिटिव चार्ज आया, पेपर के पास लेके जाते थे तो पेपर ओवरऑल पहले न्यूट्रल होता था। जैसे ही हम स्केल को लेके जाते थे, अगर स्केल पे पॉजिटिव है तो अपना नेगेटिव इसके साथ टच कर देता था, पॉजिटिव को ढकेल देता था दूसरी साइड। क्लियर हुआ क्या? और मैंने यहाँ पे कंडक्टर लगाया और इसको अर्थ में भेज दिया। ये यहाँ पे क्या लगा दिया, कंडक्टर, और इसको कहाँ भेज दिया, तो इस पॉजिटिव चार्ज को मैंने अर्थ में भेज दिया। तो इस चार्ज को मैंने डिस्ट्रॉय कर दिया बच्चे, खत्म कर दिया। बताओ, तो चार्ज को हम खत्म तो कर दे रहे हैं, तो ये क्यों कोट किया जाता है कि चार्ज को खत्म नहीं किया जा सकता? बताओ, खत्म तो कर दिया मैंने इस चार्ज को। कहाँ गया वो चार्ज? डिस्ट्रॉय मतलब खत्म हो जाना, खत्म हो गया पेपर के टुकड़े से। देखो सुनो, ये बोला गया है, ये कोटेशन कि चार्ज को कभी बनाया नहीं जाता, चार्ज को कभी डिस्ट्रॉय। सबसे पहली बात, बनाया तो है नहीं मैंने, वो तो ऑलरेडी वहां पे था पॉजिटिव। मैंने तो बनाया, तो बनाने का तो सवाल ही नहीं कि मैंने पॉजिटिव नेगेटिव बनाया, ऑलरेडी था। खत्म करने वाला क्या था? कोर्ट क्या बोलता है कि चार्ज को कभी बनाया नहीं जा सकता, चार्ज को कभी डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। ये इसको ध्यान में रख के बनाया गया, पूरे यूनिवर्स को ध्यान में रख के बताया जाएगा कि पूरे ब्रह्मांड में अब ये गया है ये चार्ज, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स में ही तो गया है, तो खत्म कहां किया? है तो यूनिवर्स में ही तो है, तो कभी खत्म। तो ये जो बनाया गया है डेफिनेशन पूरे यूनिवर्स को ध्यान में रखे, क्योंकि कोई भी चार्ज अगर एक जगह से दूसरी जगह आया तो है तो यूनिवर्स में ही, तो खत्म कहां किया तुमने उसको? क्लियर हुआ क्या मेरी बात? बोलो ना। तो चार्ज को कभी भी क्रिएट नहीं कर सकते, चार्ज को कभी भी, चलो ठीक है, लिख लो, इसी को लिख लो। हाँ, ट्रांसफर कर सकते हो। जैसे मैंने क्या किया है यहाँ पे, क्या किया है बाबू? सुनो हे बाबू, चार्ज को कभी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, चार्ज को कभी क्रिएट नहीं कर सकते, बट एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में क्या कर सकते हो? ट्रांसफर कर सकते हो। लिखिए, यही एक नंबर डाल के डेफिनेशन लिखो। द इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, दे कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू another, one body to another body।
चले आगे, कोई डाउट? एनसीईआरटी का मेरे में पेज नंबर 8 पे है जहां से मैं पढ़ा रहा हूं, उसी पे लिखा है बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में पहला लिखा था एडिटिविटी ऑफ चार्ज, दूसरा लिखा है चार्ज इज कंजर्व्ड, दूसरा, तीसरा मैं क्वांटाइजेशन पढ़ाने जा रहा हूं, पेज नंबर 8 मेरे वाली बुक में। मिला क्या? ठीक, मिलेगा सबको? चलो अब तीसरा हेडिंग डाल, समझ आया ना ये बात? एडिटिविटी समझ में आया? सबको क्या करना? ऐड कर। दूसरा कंजर्व करके रखना, तीसरा लिखो क्वांटाइजेशन। एक और इसका डेफिनेशन आइसोलेटेड सिस्टम वाला, कंजर्वेशन का। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब ये हुआ कि कोई भी चीज आ नहीं रही और कोई भी चीज जा नहीं रही, ये भी डेफिनेशन होता है इसी का, कंजर्वेशन का ही, कि चार्ज को डिस्ट्रॉय क्रिएट नहीं, तो ये भी इसका सिस्टम वो है डेफिनेशन आइसोलेटेड सिस्टम का। आइसोलेटेड तो जानते हो ना यार, थर्मोडायनेमिक। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? कुछ भी आएगा जाएगा नहीं, ना मास ना ही एनर्जी, ठीक है ना, ना मास का आना जाना होगा ना एनर्जी का आना जाना हो, ठीक है। चलो कंजर्वेशन करना स्टार्ट, क्वांटाइजेशन करते हैं। क्वांटाई कोई बताएगा क्वांटाइजेशन क्या होता है? ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज छोटे छोटे टुकड़ों में ट्रांसफर होते हैं। और कोई बच्चा जो बताने की कोशिश करेगा? कोशिश करना है भाई पूरा, कोई नहीं है? ठीक है, चलो क्वांटाइजेशन पहले समझते हैं क्या होता है, ठीक है ना? आओ, कौन है ये? चुन्नू है। कौन है ये? चुन्नू। और इस चुन्नू के ऊपर ये बाल्टी है, क्या ये? क्या है ये? बाल्टी है। इस चुन्नू के ऊपर बाल्टी से मैं नहीं, कोई तो है उसका चाहने वाला जो उसके ऊपर कुछ गिरा रहा है बाल्टी से। क्या गिरा रहा है? डेयरी मिल्क गिरा रहा है। क्या गिरा रहा है? डेयरी मिल्क। चलो, सबका तमन्ना होता है अपना अपना। क्या गिरा रहा है? डेयरी। अब डेयरी मिल्क का एक एक टॉफी, एक एक चॉकलेट आ रहा होगा ना, एक एक करके, मतलब सबसे पहले एक चॉकलेट, अरे बोलो ना, फिर एक और चॉकलेट आया कि नहीं आया, फिर एक ऐसे गिर रहा होगा ना, और जब गिर रहा होगा तो हमें दिख रहा होगा ये एक चॉकलेट गिरा, दूसरा गिरा, तीसरा गिरा, चौथा, मतलब दिख रहा होगा ना, एक एक पैकेट के फॉर्म में आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा यार, अलग अलग पैकेट के फॉर्म में आ रहा होगा। क्यों वो दिख रहा है? क्योंकि वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, क्योंकि चॉकलेट बड़ा बड़ा है ना, वो क्या हो रहा है? दिख रहा है। सेम गोस टू, ये है मुन्नू। कौन है? मुन्नू। और यहां मुन्नू का कोई चाहने वाला है, वो गरीब है, चॉकलेट तो नहीं डाला, लेकिन उसने क्या डाला? पानी डाला। क्या डाला? पानी डाला। क्या डाला? चीनी भी चलो ठीक है, तो सब माइक्रो, बट फिर भी वहां दिखेगा एक एक टुकड़ा आ रहा है, वो पानी डाल रहा है। अब पानी में भी बहुत सारे टुकड़े हैं। किसके टुकड़े हैं? H2O के हैं, H2, लेकिन वहां हमें कंटिन्यूअसली पानी गिरता हुआ दिखेगा, हमें टुकड़ा नहीं दिखेगा। लेकिन अगर उसको हम ऐसे फाड़े, मतलब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाएं, तो वो भी एक एक पैकेट के फॉर्म में गिरा। क्या? H2O। समझ आ रही क्या मेरी बात? बोलो ना। वो हमें दिख नहीं रहा क्योंकि इतना छोटे लेवल पे है कि हमारी आंखों से उसको देख नहीं सकते, लेकिन वो भी एक एक पैकेट है। कौन सा? H2O का। कौन सा? H2O का एक एक पैकेट आ रहा है, एक H2O, फिर एक H2O, ऐसे करके पैकेट आ रहा है। बोलो ना, अरे बोलो बे। इसी को बोलेंगे क्वांटाइजेशन। क्या बोलेंगे? आओ जरा समझा रहा हूं, आओ। सुनो, ए बाबू इधर आओ ना, इधर आओ। ये एक है भाई साहब सिस्टम, और एक ये सिस्टम। फॉर एग्जांपल ये प्लस है। क्या ये प्लस है? इसका मतलब कि फॉर एग्जांपल इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया, तब ये प्लस आया। दिया क्या? तो या तो कितना देगा? एक इलेक्ट्रॉन देगा, या तो 2 इलेक्ट्रॉन देगा, या तो 3 इलेक्ट्रॉन देगा। ऐसा थोड़ी कि 1.5 इलेक्ट्रॉन देगा, ऐसा होगा क्या? 1.5 इलेक्ट्रॉन दे सकता है? नहीं दे सकता। एक के मल्टीपल पे ही देगा, या तो 1 इलेक्ट्रॉन, या तो यही देगा ना बे, बोलो ना।
एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। समझ आई क्या? दो देगा तो क्या होगा 3.2 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। एक की वैल्यू है ना, दो की वैल्यू क्या होगी, दो से मल्टीप्लाई कर दो, इसका दो से मल्टीप्लाई। तीन की वैल्यू क्या होगी 16 48 4.8 इंटू 10 टू द पावर। अब क्या इस 1.6 और 3.2 के बीच में कोई वैल्यू आएगा? कोई नहीं आएगा यार। हाय हाय सुनो, मान लो मैंने तुम्हें एक इलेक्ट्रॉन दिया, मतलब कितना कूलम चार्ज दिया 1.6 इंटू 10 टू द पावर -2 दिया, तो क्या मैं 1.6 और 3.2 के बीच में कुछ दे सकता हूं इसको? नहीं दे सकता हूं। या तो मैं 1.6 दूंगा, या तो मैं 3.2 दूंगा, या तो मैं 4.8 दूंगा, 16 का 16 या तो मैं 6 इसी टर्म में दूंगा ना। तो इसी को बोले पैकेट क्वांटाइजेशन। ये एक पैकेट, समझ आया? ये दूसरा पैकेट, ये तीसरा पैकेट, इसके बीच में नहीं हो सकता। इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन पैकेट। क्लियर हुआ क्या? या तो एक दिया तो 1.6, दो दिया तो 3.2, तीन दिया तो 4.8, चार दिया तो 6 इसके बीच में कुछ नहीं दे सकता बे। 1.6 और 3.2 के बीच में अगर सोचूं कि 2.4 दे दूं, नहीं दे सकता, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन से सीधा क्या दूंगा? दो। तो एक दिया तो 1.6, दो दिया तो 3.2, इसके बीच में तो दे ही नहीं सकता ना। अरे समझ आया क्या? इसी को बोलेंगे पैकेट। समझ आया क्या? स्ट्रक्चर ऑफ एटम में सबसे पहली बार पढ़ा होगा तुम लोगों ने, प्लैंक्स क्वांटम। याद आ रहा है? नहीं आ रहा यार तुम लोग को। इसी को बोलेंगे क्वांटाइजेशन। समझ आया क्या? बोलो ना, बोल दो, लिख लो, लिखो। It means that electric charge cannot vary continuously to have arbitrary value। अब ये आर्बिट्रेटरी वैल्यू का मतलब जानते हो क्या? इधर आओ, इधर। ए बाबू, यहां दिया ना आर्बिट्रेटरी वैल्यू। आर्बिट्रेटरी वैल्यू का मतलब ये हो कि अपने मन से कुछ भी नंबर वो जाएगा, नंबर तो एक का मल्टीपल ही होगा। एक का मतलब इसका मल्टीपल ही होगा। ये एक इलेक्ट्रॉन का, दो का होगा तो दो से मल्टीप्लाई, तीन का होगा तो तीन से। इसमें ऐसा कभी नहीं हो सकता कि 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 में तुम मल्टीप्लाई करो तो 2.7 से, हो ही नहीं सकता। या तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे, या तो 3 से करोगे, या तो 4 से करोगे, कभी 2.6, 2.8, 7.9 ऐसे नहीं। तो आर्बिट्रेटरी वैल्यू का मतलब होगा कोई भी अपने मन से वैल्यू से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, वो मल्टीपल ही होगा। एक का क्या होगा? मल्टीपल। समझ आई मेरी बात की नहीं आई? बोलो ना तुम्हें संदीप बाबू आया क्या? ठीक है, लिखो आगे। क्या लिखा मैंने? आर्बिट्रेटरी continuously to have any arbitrary value, but it can change discontinuously to take any one of only a discrete set of value। फिर से बोल रहा हूं, चेक कर लो एक बार। लिखा है इट मीन्स दैट इलेक्ट्रिक चार्ज कैनॉट वेरी कंटिन्यूसली टू हैव एनी आर्बिट्रेटरी वैल्यू, बट इट कैन चेंज डिसकंटिन्यूसली टू टेक एनी वन ऑफ ओनली अ डिस्क्रीट सेट ऑफ वैल्यू। अ डिस्क्रीट सेट ऑफ, पैराग्राफ चेंज करके फिर से लिखना। द एक्सपेरिमेंटल फैक्ट that electric charge occur in discrete amount instead of continuous amount is called quantization of electric charge। is called quantization of electric
क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक, समझ आया? किसको नहीं आया खड़ा होके पूछ सकता है, वरना मैं पूछूंगा अभी। क्वांटाइजेशन सबको समझ आया कि नहीं आया? आओ देखो क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला। दो सुनो बच्चे इधर आओ। Q मतलब टोटल चार्ज, ठीक है ना? Q मतलब अगर मैंने इसको 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो यहाँ पे E मतलब 1 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू। अगर मैंने 2 दिया तो 2, ठीक है ना? अगर मैंने 3 दिया तो, अगर मैंने 4 दिया तो, अगर मैंने 5 दिया तो, 6 दिया तो, 7 दिया तो, 10 दिया तो, अब कितना दूंगा पता नहीं है, पता नहीं है तो n लगा दो। समझ आई क्या मेरी बात? तो फॉर्मूला बन गया Q = NE। सर n क्या है? n क्या है? सुनो है बच्चे, सुनो n क्या है? +-1 +-2 +-3 +-4, कुछ भी हो सकता है। क्लियर हुआ क्या? n की जगह पे कुछ भी हो सकता है। फिर बच्चे के मन में डाउट आएगा, सर ये प्लस माइनस क्या है? प्लस माइनस ये है कि मैंने तुम्हें दिया तो मेरे लिए +1, तुम्हारे लिए -1। समझ आया क्या? मैंने तुम्हें 2 दे दिया तो मेरे लिए और तुम्हारे लिए, समझ आया क्या? मैंने तुम्हें 3 दिया तुम्हारे लिए, मैंने तुम्हें 4 दिया, 4 तो देता ही नहीं है, एक एक करके देगा। समझ आई क्या मेरी बात? 1 करके 2 करके, समझ आई क्या मेरी बात? तो मेरे लिए +4, तुम्हारे लिए वही यानी कि वैल्यू रखते जाना है। समझ आई क्या मेरी बात? बोलो ना, बोल दो। समझ आई क्या? ठीक ठीक। आगे क्वांटाइजेशन में किसको डाउट है पूछ लो। पक्का? कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट वाला पार्ट समझ में नहीं आया? ठीक। क्लास 10th में जब तुम बच्ची रही होगी, कोई डिस्क्रीट बताओ, डिस्क्रीट मतलब क्या होता है बताओ? क्लास 10th मैथ्स स्टैटिक्स डिस्क्रीट सीरीज आया करता था, याद आ रहा है क्या? कंटिन्यूअस, डिस्क्रीट, वहां गैप, गैप मतलब कि नंबर 1 2 3 ऐसे करके डिस्क्रीट आएगा, कोई भी वैल्यू हम पुट नहीं कर सकते। कंटिन्यूअस नहीं हो सकता। कंटिन्यूअस मतलब 1 1.1 1. ऐसे नहीं, 1 के बाद 2 2 के बाद 3 3 के बाद 4। समझ आई क्या मेरी बात? क्लियर हुआ? कोई भी वैल्यू हम पुट नहीं कर सकते। समझ आया? क्लियर हुआ क्या? ठीक। आगे अगला डिफरेंस लिखेंगे। किसके किसके बीच में डिफरेंस लिखेंगे? तो लिखो इलेक्ट्रिक चार्ज वर्सेस इलेक्ट्रिक मास, अरे सॉरी मास, इलेक्ट्रिक मास क्या, इलेक्ट्रिक चार्ज वर्सेस मास, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज और मास के बीच में डिफरेंस। ठीक है? जहां साहब कोई दिक्कत? तुम्हें बच्चे कृष्णा कोई डाउट? ठीक। इलेक्ट्रिक चार्ज और मास में क्या लिखेंगे? डिफरेंस। बीच में लाइन खींचो, इधर लिखो इलेक्ट्रिक चार्ज, इधर लिखो मास। ठीक है ना? तो सबसे पहले 4 पॉइंट जो लिखवाने जा रहा हूँ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में लिखवाने जा रहा हूँ। तो पहला पॉइंट लिखो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। इलेक्ट्रिक चार्ज में बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। इलेक्ट्रिक चार्ज में बी पॉजिटिव, नेगेटिव और दूसरा लिखना इलेक्ट्रिक चार्ज में ही, इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड। समझ आ रहा है ना? इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज, या तो 1 जाएगा या तो 2 जाएगा या तो 3 जाएगा। ठीक है ना? इलेक्ट्रिक चार्ज ऑलवेज, तीसरा लिखो चार्ज इज स्ट्रिक्टली कंजर्व। चार्ज हमेशा क्या रहता है? कंजर्व। कोई डाउट? ठीक है, चार्ज इज स्ट्रिक्टली कंजर्व, चार्ज इज स्ट्रिक्टली कंजर्व। अगला लिखो चौथा पॉइंट, अ चार्ज बॉडी ऑलवेज हैज सम मास, अ चार्ज बॉडी ऑलवेज हैव सम मास। किसी भी चार्ज बॉडी में कुछ ना कुछ तो मास जरूर ही होगा। अगर मास नहीं है तो बॉडी ही नहीं है, बॉडी नहीं है तो चार्ज ही नहीं है, तो बॉडी ही नहीं है तो काहे का चार्ज? क्लियर हुआ कि अगर चार्ज है मतलब बॉडी है तो मास है। लास्ट वाला लाइन बोला है, अ चार्ज बॉडी हैज सम मास, अ चार्ज बॉडी हैव सम। चारों पॉइंट में किसी को कोई डाउट? ये तो नर्सरी लेवल के 4 पॉइंट लिखवाए मैंने। कोई डाउट बच्चे तुम्हें? किसी को? पक्का? शॉर्ट? अब शर्मा के मत पूछना कि अरे यार तो नर्सरी वाला बोल दिया, कभी मैं पूछ लूँ तो कहीं नर्सरी वाली बेइज्जती ना हो जाए। ठीक है ना? तो चलो अब एक एक करके मैं पूछ लेता हूँ जब नहीं पूछोगे तो।
हाँ, जब आ रहा तब क्या कंजर मतलब कि वो कहीं खत्म नहीं होगा, चार्ज ना बन सकता है ना डिस्ट्रॉय होता है, हमेशा कंजर्व रहता है, यहाँ से निकल के वहाँ गया है ना, चार्ज खत्म थोड़ी हुआ, चार्ज तो है ना, उसी को बोलते हैं कंजर्व। अभी मैं तुम्हें चार्ज करूंगा, तुम्हारा चार्ज इसको दे दूंगा, तो चार्ज तो है, खत्म थोड़ी होगा। समझ आई क्या बात? अब चारों में किसी को डाउट? मास में लिखो, मास पहला लिखो, मास ऑफ अ बॉडी इज ऑलवेज पॉजिटिव। मास ऑफ अ बॉडी इज ऑलवेज, मास तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा यार, ऐसा थोड़ी कि वजन कितना तुम्हारा -32 किलो, बॉडी इज ऑलवेज पॉजिटिव, मास हमेशा क्या रहेगा, क्या रहेगा, कभी कम ज्यादा होगा क्या, कम ज्यादा होगा मतलब कम नहीं होगा, अरे नेगेटिव में नहीं जाएगा, पॉजिटिव में ही जाएगा। 30 से 32 हो सकते हो, 32 से 25 हो सकते हो, कम हो सकता है, लेकिन 0 से नेगेटिव नहीं हो सकते ना, हमेशा क्या रहेगा मास, मास क्या रहेगा बे, ठीक ठीक ठीक। अगला, क्वांटाइजेशन ऑफ मास इज नॉट येट स्टैब्लिश, अभी मास के बारे में क्वांटाइजेशन स्टैब्लिश अभी नहीं हुआ, प्रूफ नहीं हुआ है कि मास भी क्वांटाइज, जैसे चार्ज क्वांटाइज होता है क्या, मास भी क्वांटाइज है कि नहीं, अभी प्रूफ नहीं हुआ है, तो लिख लो अभी प्रूफ नहीं हुआ है कि मास क्वांटाइज होता है कि नहीं हुआ है, अभी तक प्रूफ नहीं हुआ है, जिस दिन प्रूफ हो जाएगा उस दिन हो जाएगा, ठीक है ना। चार्ज तो क्वांटाइज होता है, लेकिन मास क्वांटाइज है कि नहीं अभी स्टैब्लिश नहीं हुआ है। अगला लिखने, तीसरा, मास इज नॉट कंजर्व्ड बाय इटसेल्फ, मास इज नॉट कंजर्व्ड बाय इटसेल्फ। मन में शंका हुआ कि मास कैसे कंजर्व नहीं होता है, अभी पूरा पूरा सेंटेंस होने तो पहले, मास इज नॉट कंजर्व्ड बाय इटसेल्फ एज सम ऑफ द मास मे गेट चेंज इनटू एनर्जी, मतलब बोला कि मास कंजर्व नहीं होता लेकिन एनर्जी में चेंज हो सकता है। भाई साहब मेरे कहने का मतलब, नवंबर में मेरी क्या थी, शादी थी, मेरा वजन 90 किलो का था, मैंने जिम करके अपना वजन 70 किलो कर लिया, 20 किलो कहाँ ट्रांसफर कर दिया ना यहाँ से वहाँ, यही तो है। समझ आई क्या मेरी बात, क्लियर हुआ बे, समझ? ओके ओके, लिखो, लिखा मास इज नॉट कंजर्व्ड बाय इटसेल्फ एज सम ऑफ द मास मे गेट चेंज इनटू एनर्जी, चेंज इनटू ओके। लास्ट पॉइंट लिखो, अ बॉडी विथ मास मे और मे नॉट हैव चार्ज, अ बॉडी हैव मास मे और मे नॉट हैव चार्ज, अगर कोई मास है, किसी बॉडी में मास है तो हो सकता है कि वो चार्ज है या हो सकता है वो चार्ज नहीं है। जैसे फिलहाल में अभी पीयूष के अंदर मास है कि नहीं है, लेकिन अभी ये चार्ज नहीं है। अगर 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 ध्रुव चाहेगा तो 10 मिनट में इसको क्या कर सकता है, चार्ज कर सकता है, कि पहले न्यूट्रल भी था लेकिन मास है, तो मास के अंदर चार्ज हो भी सकता है और चार्ज नहीं भी हो सकता है। समझ आई मेरी बात की नहीं है, डिपेंड करता है सिचुएशन, ठीक है क्या। अगला, कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, अभी तक का सुनो, इसकी गहराई पहले समझ लो। क्या चल रहा है, अप्रैल आ गया ऑलमोस्ट, ये आगे 3 4 5 महीने तक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से कोई एक है, तो कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। आगे आने वाले 4-5 चैप्टरों में इसका वर्चस्व बना रहेगा, ठीक है ना। तो आगे आने वाले 3-4 चैप्टर में इंपॉर्टेंस इसका बना रहेगा, आगे आने वाले 4-5 महीनों तक इसका वर्चस्व बना रहेगा। तो अभी तक फिजिक्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट कोई टॉपिक है तो पहला ये है, आगे और भी आएंगे, तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में पहला 1 नंबर पे है। क्लियर हुआ क्या, जिसको बोलेंगे कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रो। क्लियर हो रहा है क्या, किसी को कोई डाउट? पक्का, शॉर्ट। न्यूटन भाई साहब ने कुछ बोला था, क्या बोला था मास के लिए, याद है? जो उन्होंने बोला था ना सेम वही कूलम्ब भाई साहब ने बोल दिया, कुछ अलग नहीं बोला। उन्होंने बताया क्या बोला था, क्या था ग्रेविटेशन, आओ सुनो, देखो कूलम्ब भाई साहब ने क्या बोला, यही भाई साहब ने किसने बोला था, न्यूटन भाई साहब ने बोला था। लेकिन कूलम्ब भाई साहब ने किसके बारे में बोला, इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में बोला था, उन्होंने किसके बारे में बोला था, ग्रेविटेशन के बारे में बोला था, इन्होंने किसके बारे में बोला, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बोला। सेम चीज है, क्लियर हुआ क्या। आओ जरा समझाता हूं मैं, आओ ना ये बाबू पीयूष, इधर देख लो, एक सिस्टम है और इस सिस्टम को बोला जाएगा Q1, ठीक है ना। यहां पे भी माय डियर लाल एक सिस्टम है, इसको बोला जाएगा Q2।
इनके बीच का डिस्टेंस r है सेंटर से, ठीक है ना, इसके सेंटर से और इसके सेंटर से बीच का डिस्टेंस क्या है, r। अब कुलम्स भाई साहब ने दो चीजें बोली, क्या बोली जरा प्लीज ध्यान से सुनने की कोशिश करना। उन्होंने बोला कि जो इसके अंदर फोर्स लग रहा होगा, क्या लग रहा होगा, फोर्स, जो फोर्स लग रहा होगा इसका चार्ज Q1, इसका चार्ज Q2, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो और फोर्स की क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2। क्लियर हुआ क्या मेरी बात, बोलो ना, बोल दो। इसका मास, अरे समझ आ रहा है क्या, इसका मास दोनों को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, वो फोर्स के क्या होगा, डायरेक्टली। इसका मतलब सुनो भाई, सुनो, मतलब कि जैसे जैसे इन दोनों का मास बढ़ाते जाओगे, इनके बीच में फोर्स क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। समझ आई क्या मेरी बात, बोलो ना, बोल दो। मतलब कि दो पतले इंसान, दो पतले 50-50 किलो के इंसान और दो बहुत मोटे मोटे 100-100 किलो के इंसान, किसके बीच में ज्यादा फोर्स लगेगा, बोलो ना, क्योंकि उनका मास क्या है, अब दो और आ गए 150-150 किलो के, अब उनके बीच में लग रहा है। समझ आया क्या मतलब, इसका मतलब जितना ज्यादा मास बढ़ता जाएगा उनके बीच का फोर्स क्या होता जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कौन सा प्रोपोर्शनल है, Q1 मल्टीप्लाई Q2 को बढ़ाते जाओ, फोर्स बढ़ता जाएगा, Q1 मल्टीप्लाई Q2 घटाते जाओ, फोर्स, मास बढ़ता अरे लिखवाऊंगा, मास बढ़ता जाएगा, फोर्स। पहली चीज बोली थी। दूसरी चीज क्या बोली थी, इनके बीच का जो डिस्टेंस फॉर एग्जांपल r है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या होता है, 1/r² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब इधर है बाबू, इसका मतलब कि इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ाओगे, सब प्रूफ कराऊंगा एक एक चीज। इसका मतलब कि इसके बीच का डिस्टेंस बढ़ाओगे तो फोर्स क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। लिख लो, फील कराता हूं मैं, पहले लिखो। क्या लिखा, अरे हेडिंग लिख लिया ना, कूलम्ब्स लॉ लिखो। पहला, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन एनी टू चार्ज इज, एनी टू चार्जेस इज, पहला लिखो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, इसका चार्ज Q1, इसका चार्ज Q2, अभी बना लेना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। दूसरा क्या था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। फिर से बोल रहा हूं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, बिटवीन देयर सेंटर, अब ये बनाओ, आओ जरा प्रूफ कराओ। क्या कराऊं, समझाऊं। प्रूफ क्या कराना मतलब समझाना है। अभी तो मेरे पास सेटअप नहीं है, लेकिन अगर कल सेटअप अगर मैं कोशिश करूंगा लाके तो कुछ चीज़ें दिखाऊंगा। वैसे भी अप्रैल का महीना है, हो सकता है कि ना हो, क्योंकि अप्रैल के महीने में ह्यूमिडिटी आ जाती है, पानी में क्या आ जाती है, मई जून में तो और नहीं होगा, बट फिर भी कोशिश करूंगा मैं करने की। ध्यान से सुन लेना, घर पे जाके कर सकते हो। कोल्ड ड्रिंक का कैन पीते हैं ना, कैन वाला कोल्ड ड्रिंक पेप्सी वाला, वो ले लेना और उसको पी लेना। किसको, कोल्ड ड्रिंक वगैरह को, कैन को खाली ऐसे रख देना, कुछ भी ले लेना, ठीक है ना। और घर पे वुलन का कुछ लेना, क्या लेना, वुलन, जैसा फर वर वाला तकिया वकिया कुछ होगा तो क्या कर लेना, उसको ले लेना। होता है ना तकिया वकिया फर वाला, यार लौंडों के पास नहीं होगा, बट लड़कियों के पास में जरूर होगा, ठीक है ना। लौंडे तो अपना बनियान निकाल के सर के नीचे डाल लेते हैं, सो जाते हैं, करता है ना, तो हो जाता है। तो होता क्या कि यहाँ ये जो कैन होगा कोल्ड ड्रिंक का, उसको यहाँ रख देना, ठीक है ना। कोशिश करना करके, बट कोशिश करूँगा मैं लेके आऊँ। अब 50-60 रुपये 70 रुपये खर्चा करना पड़ेगा मुझे, कोल्ड ड्रिंक लेना पड़ेगा मुझे, पीना पड़ेगा। उसको ऐसे सर में क्या करना, तकिए को रगड़ना, अब तकियों को इसके पास लेके जाना और ऐसे ऐसे करोगे तकिया जैसे, तो वैसे कैन भी क्या होता जाएगा, आता जाएगा। कैन भी क्या होता जाएगा, हाँ करके देखना होगा ये। फिर ऐसे तकिया ऐसे ऐसे मान लो फॉर एग्जाम्पल तकियों को रगड़ दिया, इसको लेकर अब ऐसे देखो, ये भी आ रहा है, 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 यही तो है, यही तो फिजिक्स सब है।
करके देखना, मैं कल लेके आऊंगा, कल लेके आप आओ जरा प्रूफ कराता हूं, यही चीज है। सुनो खचर मचर करते हो ना तो डिस्टर्ब हो जाता हूं मैं। ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है इसका सेंटर, ये क्या इसका। अब ध्यान से सुनना, मैंने बोला कि जो फोर्स लगता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्या, Q1 मल्टीप्लाई, इसका मतलब कि अगर इनको बढ़ाते जाओ तो फोर्स क्या होता जाएगा, फोर्स क्या होता जाएगा। इसका मतलब कि तकिए का मास बढ़ाते जाओ, कैन का मास बढ़ाता जाओ, ज्यादा वजन लगता जाएगा। नहीं समझ आया इसका मतलब, सुनो फॉर एग्जाम्पल तीन बोतल, तीन साइज, सबसे छोटा वो खत्म, छोटा। देखो सुनो, देखो सुनो, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, सबसे हल्का कौन सा है, ये वाली पानी है फॉर एग्जांपल, इसमें पानी है भी, ये सबसे हल्का। उसके बाद सबसे हल्का ये है। अब देखो सुनो, फॉर एग्जांपल मानो ये तकिया है, क्या ये, मैं इसको रगड़ रहा हूं, तो क्या इनके बीच में कोई फोर्स लग रहा होगा। मैं मानता हूं फोर्स जो लग रहा है वो 10 न्यूटन का लग रहा है। कितने का, याद रखो, इनके बीच का कितना फोर्स लग रहा है, याद रखना। अब इसको, ये भारी है उससे, अब इनके जो क्या, इसका मास बढ़ गया, अब जो फोर्स लगेगा 10 से ज्यादा लगेगा, क्योंकि मैंने सिस्टम का मास क्या कर दिया, बढ़ा दिया, तो फोर्स बढ़ जाएगा। वही तो बोला कि ये बढ़ाओगे तो ये भी क्या हो जाएगा, तो क्या इसका मास बढ़ा दिया, चार्ज बढ़ा दिया, जितना ज्यादा चार्ज बढ़ाओगे उतना ज्यादा क्या होता जाएगा, फोर्स बढ़ता है। अब और ज्यादा फोर्स लगेगा। क्लियर हुआ क्या मेरी बात, बोलो बे। अब और लेके आ गया, और चार्ज बढ़ा दिया मैंने, और चार्ज बढ़ा दिया मैंने, अब इन दोनों, अब और ज्यादा फोर्स लगेगा। अब कितना लगेगा, 15 लगेगा, 20 लगेगा, जो भी लगे उनसे ज्यादा। वही कहने का मतलब, अगर इनका चार्ज बढ़ाते जाओगे तो फोर्स क्या होता जाएगा, फोर्स क्या होता जाएगा। समझ आया मेरी बात की नहीं आई, आया, किसको नहीं आया, तुम्हें आया। अगला देखो, अगला क्या बोला था, पुट आउट। अगला है फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। r मतलब होता है डिस्टेंस, r मतलब सेंटर से इनके बीच का डिस्टेंस, फॉर एग्जांपल r। अब जाहिर सी बात है यार, तुम खुद सोचो, डिस्टेंस बढ़ेगा तो अट्रैक्शन बढ़ता है कि घटता है। मान लो कि मैं और वो, हम पहले पास पास रहते थे, क्या रहते थे, दिल लगी बहुत ज्यादा थी, लॉन्ग डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस बढ़ गया क्या, तो फोर्स घट गया क्या। वही तो कहानी सिखा रहे, अरे यूनिवर्सल, यही तो यूनिवर्सल है, देखो ना, डिस्टेंस बढ़ गया, फोर्स घट गया। यार पहले पास पास थे, बहुत ज्यादा मोहब्बत थी, दूर हो गए, मोहब्बत सेम यही चीज तो समझा रहे हैं फिजिक्स में। जैसे डिस्टेंस को बढ़ा दोगे फोर्स क्या हो जाएगा, यही तो है यार, यही तो। सुनो, अब सुन लो, फॉर एग्जांपल यही मास, इसको ले लेता हूं मैं एक, ये अब सुनो, जितना इसके पास लेके जाऊंगा इनके बीच में फोर्स ज्यादा, मान लो यहां लेके आ गया, फोर्स कम हो गया ना। अब इसको यहां लेके, और फोर्स कम, और जितना इसको दूर लेके जाऊंगा फोर्स क्या होता जाएगा, तो डिस्टेंस बढ़ रहा है, फोर्स घट रहा है, डिस्टेंस बढ़ रहा है, फोर्स। समझ आई क्यों नहीं आई बात, बोलो ना। उतार लो इसको, उतारो जल्दी, उतारो। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इनटू Q2, फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r का स्क्वायर। दोनों को एक साथ करके हम लिख सकते हैं, क्या लिख दें, फोर्स, फिर क्या लिखेंगे, Q1 इनटू Q2 अपॉन में r का, उतारो, ये लो बच्चे लो। यहां कांस्टेंट क्या लगेगा, के लगेगा। अब वो क्या है, के को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक। आओ सुनो, इसको हटाऊंगा तो कांस्टेंट आएगा, क्या आएगा, के, तो क्या हो जाएगा, Q1 इनटू Q2 अपॉन में r का, ये क्या है, के क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। उतार लो, समझ आई बात की नहीं आई, बोलो ना। सर के की यूनिट क्या होगी, आओ जरा फील कराता हूं। ए बाबू इधर आओ, के यही रहने दो, बाकी सारी चीज को इधर लेके आओ। सुनो, के यही रहने दो, बाकी से फोर्स इनटू r का स्क्वायर अपॉन में Q1 इनटू Q2 इक्वल टू के। चलो चलते हैं। फोर्स कैसा यूनिट, न्यूटन, तो न्यूटन हो गए। r मतलब डिस्टेंस है, स्क्वायर में है
मीटर का ये C होगा, C मल्टीप्लाई C होगा तो C का स्क्वायर हुआ, और C का स्क्वायर ऊपर जाएगा तो C का पावर -2 हो जाएगा क्या, तो C का पावर -2। इसका मतलब कि K का ऐसा यूनिट क्या हो गया माय डियर लाल, न्यूटन मीटर स्क्वायर, C का पावर -2। समझ आई क्या? बोलो ना, बोल दो तुम्हें बच्चे। संदीप बाबू आया क्या? पैदा तो वहीं से होता है फॉर्मूले सही यूनिट, ठीक है। क्या होता है? न्यूटन मीटर का स्क्वायर, और ठीक है ठीक है ठीक है। आगे आगे लिख लो, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट लिख लेना, के की वैल्यू, अरे के लिख लेना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब एक चीज मैं पूछने वाला हूं तुम लोगों से, ठीक है ना? आओ मिटाऊं मैं सारा, ओके। यहां तक की कहानी में किसी को डाउट? पक्का? शॉर्ट? तुम लोग की आवाज नहीं आई तो आज एनर्जी लूज लग रही है। मैंने पहली क्लास में बोला था कि ग्लूकोन डी पी क्या आया करो यार। आई क्या बात समझ में? ठीक। अब एक चीज मैंने अभी फ्लो में कुछ बोली थी, क्या बोली थी कि अप्रैल का महीना है, हो सकता है कि ना हो, क्योंकि मई जून जैसे जैसे बढ़ता जाएगा ह्यूमिडिटी बढ़ती जाएगी, और हो सकता है कि एक्सपेरिमेंट ना हो, क्योंकि हवा में क्या आ जाता है? ह्यूमिडिटी, पानी आ जाता है। बोला था? बोल रहा हूँ, पूछ रहा हूँ मैं आपको, सुनो। मैंने बोला था कि जो फोर्स है, ये फोर्स फिलहाल में कुलम्स भाई साहब के अकॉर्डिंग दो चीजों पे निर्भर करता है। किसके ऊपर? पहला चार्ज के ऊपर, दूसरा डिस्टेंस के ऊपर। अब वो अलग बात है किसी के डायरेक्टली किसी के यूनिवर्सली है, लेकिन डिपेंड तो कर रहा है ना। पहला क्या? चार्ज Q1 इंटू Q1 Q2 को कैसे प्रोपोर्शनल है? डायरेक्टली। कैसे है? दूसरा किससे डिपेंड, किसके ऊपर डिपेंड है? फोर्स, डिस्टेंस, दो चीजों के ऊपर डिपेंड है। तुम लोग कॉमन सेंस से बताओ कि फोर्स और किसके ऊपर डिपेंड है इन दोनों के अलावा? पहला तो चार्ज के ऊपर डिपेंड है, Q1 मल्टीप्लाई Q2, और दूसरा इसके ऊपर, R के ऊपर। तीसरा तुम खुद से बताओ तो। तीसरा मैंने बताया ह्यूमिडिटी। अरे ह्यूमिडिटी जितना होता जाएगा फोर्स कम लगता जाएगा ना भाई, वही तो बोला मैंने। मई जून में क्या हो जाएगा? फोर्स कम लगेगा, क्योंकि जितना ज्यादा ह्यूमिडिटी बढ़ती जाएगी फोर्स क्या होता जाएगा? मतलब ह्यूमिडिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तीसरा किसके ऊपर डिपेंड करता है? मीडियम के ऊपर। किसके ऊपर? किसके ऊपर? तीसरा नहीं, तीसरा तो हो गया ह्यूमिडिटी। चौथा किसके ऊपर डिपेंड करेगा? सर मीडियम क्या है? मीडियम मतलब कहां कर रहे हो तुम? कहां क्या कर रहे हो? कहां ये फोर्स, मतलब दोनों मास को कहां रखे हो तुम? किस मीडियम में? और उन दोनों मास के बीच में मीडियम कौन सा है? अरे कर रहा है क्या तू? किया है तूने कभी? सुनो, ये क्या है? एक ऑब्जेक्ट है, सिस्टम है एक। मान लो ये भी क्या है? सिस्टम। अब इन दोनों के, रुक जा, हो जाओ। इक्विलिब्रियम नहीं पढ़ा तूने? हो जाएगा वो। एक ऑब्जेक्ट इन दोनों के बीच में मीडियम कौन सा है उसको ऊपर डिपेंड करता है। सर नहीं समझ आया। सुनो, इन दोनों के बीच में मैं एक इंसुलेटर लाके रख दिया। क्या लाके रख दिया? अब सुन लो बे, इसको कितना भी तुम रगड़ो, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर ही नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि बीच में क्या आ गया है? क्या इंसुलेटर अपने अंदर से जाने देगा? क्या कुछ नहीं जाने देगा। तो इसके ऊपर डिपेंड करता है कि इन दोनों के बीच में है कौन। अगर इसके बीच में कंडक्टर आ गया तो जाने देगा। तो मतलब किसके ऊपर डिपेंड करता है? मीडियम के ऊपर। उन दोनों के बीच में है क्या? समझ आई क्या मेरी बात? बोलो ना, बोल दो। तो हम जो पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, हम क्या पढ़ने वाले हैं? फ्री स्पेस। क्या पढ़ने वाले? फ्री स्पेस को हम क्या बोलेंगे? क्या फ्री स्पेस और वैक्यूम दोनों सेम होते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं सेम होते। हम मानेंगे कि फ्री स्पेस और वैक्यूम सेम होते हैं, लेकिन सेम कोई बताएगा क्या डिफरेंस है इन दोनों में? बोलो बे। वैक्यूम मतलब स्पेस जहां कुछ भी नहीं है। ग्रेविटेशनल फोर्स जहां जहां काम, अच्छा एक चीज सुनो, ठीक अभी आ रहा हूं। जहां ग्रेविटेशनल फोर्स भी काम नहीं कर रहा है, लेकिन वहां पे और भी बहुत सारी चीजें होंगी। कौन होगा? तारे होंगे, प्लैनेट होंगे, सब तो होंगे ना। ये वैक्यूम है। क्या ये? फ्री स्पेस में कुछ भी नहीं होगा। कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं होगा। समझ आया मैंने क्या बोला? वहां लाइक प्लैनेट भी नहीं होगा, बिल्कुल कुछ भी। फ्री स्पेस क्या एग्जिस्ट करता है? नहीं करता। तो इसलिए फ्री स्पेस को क्या मान लिया जाएगा? समझ आया मेरी बात क्या? और इसी को हम एयर मानेंगे। क्लियर हुआ क्या? लिखो फिर। समझ आई नहीं आई बात मैंने क्या समझाया? लिखो फिर, नीचे लिखो। क्या लिखोगे? K इक्वल टू वैल्यू ऑफ मीडियम डिपेंडेंट।
के की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करता है? मीडियम के ऊपर डिपेंड करेगा। जो के है, अभी जो के लिखा था, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? लिखो के इज इक्वल टू वैल्यू इज मीडियम डिपेंडेंट। के इज इक्वल टू वैल्यू इज मीडियम डिपेंडेंट फॉर फ्री स्पेस, फॉर फ्री स्पेस। समझ आया मैंने क्या बोला? मैं ये कहना चाहता हूं, ध्यान से सुनो। ये अभी तुमने जो फॉर्मूला लिखा था बाबू, क्या लिखा था? फोर्स इज इक्वल टू के Q1 इंटू Q2 अपॉन में ये किसी के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर? मीडियम के ऊपर। किसके ऊपर? किसके ऊपर? हम क्या पढ़ने वाले हैं चैप्टर में? वैक्यूम, फ्री स्पेस, ठीक है ना? तो इसकी कुछ वैल्यू होगी ना फ्री स्पेस में। क्या है वैल्यू इसकी? 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर, सी का पावर -2, क्योंकि के का यूनिट वही होता है ना। तो के की वैल्यू फ्री स्पेस में क्या होगी? 9 इंटू 10⁹, यूनिट बोलो, न्यूटन मीटर स्क्वायर माइनस। कोई डाउट किसी को? कोई डाउट? पक्का? शॉर्ट 100% आया कि नहीं आया? पूरी चीज दिमाग में घुसी? ठीक, लगा ही लेते पूरा, लगा ही लेते पूरा। ओके, चले आगे। चलो, अब के का एक फॉर्मूला आएगा। क्या आएगा? क्या? 1/4 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन के इज इक्वल टू, रुक जाओ समझा दूंगा। है क्या? रुको मत लिखो अभी। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सर ये समझाने के चक्कर में ये एक लेके आ गए, पता नहीं क्या एप्सिलॉन नॉट। अब ये नहीं आ रहा समझ में, अब इसको समझाइए। तो ये क्लास कल होगी। क्लियर हुआ क्या? यहाँ से कल हम कंटिन्यू करेंगे। बोलो ना, बोल दो। समझ आई बात? आज की क्लास में किसी को डाउट? कूलम्ब्स लॉ में किसी को डाउट? पक्का? क्या है कूलम्ब्स लॉ? फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2, और किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? R के स्क्वायर के। क्लियर हुआ क्या? एक्सपेरिमेंट बता दिया, करके देख सकते हो। ठीक है, जितना ज़्यादा चार्ज बढ़ाते जाओगे उतना ज़्यादा फोर्स, और जितना ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे उतना फोर्स कम लगेगा। चार्ज बढ़ाओ, फोर्स बढ़ाओ, डिस्टेंस बढ़ाओ, फोर्स घटाओ। ठीक है क्या? पैक क्यों कर रहे हो भाई? केमिस्ट्री पढ़ना है ना। वाह, पैक करके जाने लगे क्या? रिवर्स ऑस्मोसिस पढ़ रहे थे।